हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 9th of November 2022 and we are going to discuss द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले नजर मार लेते हैं कौन कौन से आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू द केरला हाई कोर्ट ऑफर्स इंटरिम रिलीफ टू वाइस चांसलर, है ना। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने प्रीवियसली भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। केरला के गवर्नर की जो प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, केरला के गवर्नर वहाँ पे कैसे बातें कर रहे थे, तो गवर्नर का इशू हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये पॉलिटिक्स जो हो रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन गवर्नर की पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नर वर्सेस वीसी, दैट मीन्स वाइस चांसलर। ये आपसे क्वेश्चन एक नया एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यार ये एक नया डायमेंशन निकल के आ रहा है कि गवर्नर वर्सेस वाइस चांसलर। तो मे बी यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम कर सकता है ना। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आपको जाकर रीड करना है, लेकिन इस आर्टिकल में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ये सारी चीजें मैं कल डिटेल में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपको गवर्नर वर्सेस वाइस चांसलर कौन होते हैं ये बताइए आप। गवर्नर वर्सेस वाइस चांसलर के ऊपर जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं सारे पॉइंट्स निकाल के आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है ना। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप चाहें तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ये करना है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूएपीए। हमने कई बार डिस्कस किया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को, है ना। 83 केसेस अंडर द यूएपीए जो है रजिस्टर्ड हुए हैं 2005 से लेकर अभी तक। दिल्ली पुलिस टेल हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को ये चीज बताया। तो देखिए यहाँ पे चार्जशीट फाइल की गई है 40 यूएपीए केसेस के अंदर विद इन 90 डेज के अंदर, है ना। तो आप ये देखिए किस तरीके से यूएपीए का जो मामला है इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये इसके ऊपर एक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है। तो मेंस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या यूएपीए सही है क्या नहीं है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, ये आपको जाके रिवाइज करना है। पिछले मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डिटेल में डिस्कस किया। इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया कि मैंने बोला भी था कि इसके बाद आपको यूएपीए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी इशू आ जाए, कितना भी इशू आ जाए, कोई अगर ज़्यादा इशू बड़ा आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बताऊंगा, है ना। आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एनजीटी। देखिए एनजीटी एक नया पॉइंट आया है, इसके ऊपर हमने वैसे तो डिस्कस किया था पर इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। तो आज हम इसके ऊपर डिटेलिंग में जाएंगे और डिटेलिंग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए मूव करते हैं। अब एनजीटी क्या होता है, व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सबसे पहले तो याद रखना है एनजीटी स्टैब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट 2010, है ना। अंडर द एक्ट 2010 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है, फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू द environmental protection and conservation of the forest and the other natural resources. ओके, इज इट क्लियर टू यू। ये कैसे केसेस को देखता है, ये देखता है एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को, कोई कंजर्वेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड केसेस को, ये सारी चीजें डील करता है। ये सजा भी सुनाता है, ये फाइन भी लगाता है। इंपॉर्टेंट बॉडी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, प्री के अंदर भी पूछा जा चुका है इसके अंदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं डिस्कस करूंगा दोनों क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरीके से आपको डील करना है ना। With the establishment of NGT, India became the third country in the world to set up the specialized environmental tribunal. आप नाम से समझ में आता है ट्रिब्यूनल। चलिए बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए फिर से। ट्रिब्यूनल हमारे किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको फाइंड आउट करना है और बताना है ना। आप जाइए लक्ष्मीकांत सर्च कीजिए, उठाइए वहां में सर्च कीजिए और आपको मिलेगा और आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं बनने वाला है ना। तो आपको ये चीज बतानी है।
विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, एनजीटी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हम वर्ल्ड का तीसरे नंबर का देश बन चुके हैं जिसने ट्रिब्यूनल एक बनाया है स्पेसिफिक रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर। पहले दो देश कौन कौन से हैं? पहला देश है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा देश है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, है ना। तो ये दोनों नाम याद रखना है। तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। ओके। हाँ, एनजीटी के अंदर मैंडेट है। क्या मैंडेट चीज है? कि मेक द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन और अपील फाइनली विथ इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द सेम। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर। ऐसा नहीं होगा जैसे कोर्ट के अंदर होता है ना, केस पे केस चलते रहते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि सनी देओल की एक मूवी थी, उसमें सनी देओल क्या कहता है कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, मिलता नहीं है तो सिर्फ इंसाफ। तो यहाँ पे वो चीज गारंटी मिल चुकी है, आपको अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? 6 महीने के अंदर फाइनल जजमेंट। क्लियर। तो ये बहुत अच्छी सी बात है, जो 6 महीने के अंदर आपको फाइनल जजमेंट मिलेगा। ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव चीज है कि आपको आपका जो केस है 6 महीने से ज्यादा जो है चलेगा ही नहीं। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, है ना। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा हूँ कि 6 मंथ। हो सकता है महीने भर में खत्म हो जाए, हो सकता है 10 दिन में, हफ्ते भर में, है ना। ये भी हो सकता है। एनजीटी है द 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग। 5 जगह इंडिया के अंदर ये बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 जगह का नाम, है ना। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बॉडी कहाँ है? सेंटर में न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। फिर कौन से हैं? 4 और जगह बताइए जो बैठ सकता है। पहला है भोपाल, भोपाल में बैठता है। दूसरा क्या है? पुणे। तीसरा कोलकाता। और चौथा कहाँ है? चेन्नई। तो ये 5 नाम याद रखने हैं, है ना। न्यू दिल्ली आपको याद रहेगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। बीपी, केसी, चेन्नई सुपर किंग, ऐसा याद रखिए। कोलकाता चेन्नई सुपर किंग है, वो पुणे है और भोपाल है। पुणे भोपाल तो आप लोग जानते ही हैं, याद ही रहेगा आपको, है ना। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखना है। और अपन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले एनजीटी का। द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर। इसके अंदर कैसे मेंबर रहते हैं? जुडिशियल मेंबर रहते हैं एक्सपर्ट पैनल के। ये आपको याद रखना है ना। ऑब्वियस बात है, जो अगर कोई आपको सजा सुना रहा है सामने वाले को, या डिसीजन ले रहा है, फैसला सुना रहा है, तो वो जुडिशियली से होना चाहिए, उसको लॉ का नॉलेज तो होना चाहिए, तभी वो ये चीजें कर पाएगा, अन्यथा वो चीजें कर ही नहीं पाएगा, है ना। द सेल होल्ड द ऑफिस ऑफ टर्म फॉर द 3 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर। तो इनका जो ऑफिस ऑफ टर्म कितना होता है? 3 साल का होता है, या फिर मैक्सिमम एज इनकी कितनी हो सकती है? 65 एज हो सकती है। ये याद रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 साल देंगे या 60 साल दे देंगे या 70 साल दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। विच एवर इज अर्लियर एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। इसके अंदर नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो हो गया, दोबारा इसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में जो एनजीटी के चेयरमैन हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू फॉर्म द अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। क्लियर हुआ। देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर इन द ट्रिब्यूनल। तो किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर, जैसे ईस्ट ट्रिब्यूनल, जैसे भोपाल का ट्रिब्यूनल है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम 10 हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इतने टोटल मेंबर बैठते हैं। ये एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर मिला के बता रहा हूं मैं। क्लियर। अब कुछ एक्ट होता है जो एनजीटी डील करता है। एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अंडर द 7 लॉस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। यही 7 हैं, इसके अलावा कोई आए तो आप उसे हटा दीजिएगा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर और सेंट्रल एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएससी के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974
वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट वाला एक्ट हो गया 1980 का, एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया 1981 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986 का, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया 1991 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002 का। Any violation pertaining to these laws or decision taken by the government under the law can be challenged before NGT। अगर इन लॉ से रिलेटेड, इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी मैटर निकल के आता है, तो उस बेसिस पे एनजीटी के पास आप डायरेक्टली जा सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर सपोज कोई गवर्नमेंट ही कोई डिसीजन लेती है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो एनजीटी की यहाँ पे आपको पावर तो समझ में आई गई होगी, काफ़ी तगड़ी पावर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं एनजीटी के। जब भी एनजीटी के ऊपर मेंस में कभी भी क्वेश्चन आता है और अगर आप उनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को मेंशन नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपने एक आधा और अधूरा क्वेश्चन लिखा है ना। देखिए सोचिए, आप सिंपल सी चीज सोचिए, कोई बॉडी है और उस बॉडी ने जजमेंट दिया या कुछ उसी का जो काम है, अगर आप उसका काम ही मेंशन नहीं कर रहे हो, किसने क्या ऐसा काम किया, कौन सा एक अच्छा काम किया है आपकी नज़र में, बताइए आप। किसी ने, कोई एक टॉपर है, कोई एक आदमी है ना, या फिर कोई एक डॉक्टर है, अगर आप उससे पूछेंगे ना तो आपने कौन से केसेस सॉल्व किए बताइए, है ना, आपने कौन सा एक अच्छा काम किया है, तो ये तो पूछा जाएगा। अगर यही आप नहीं बता पा रहे हैं तो मतलब आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। चलिए देख लेते हैं। 2012 में पहला जजमेंट याद रखना है, 2012 का जजमेंट है। पोस्को और साउथ कोरियन स्टील मेकर कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक साउथ कोरियन स्टील मेकर कंपनी थी, स्टील बनाती थी, वो एमओयू साइन करती है उड़ीसा के साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, टू सेट अप द स्टील प्रोजेक्ट। स्टील प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाती है। किस किस के बीच में? एक तरफ उड़ीसा गवर्नमेंट है, एक तरफ कौन है? उड़ीसा गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है पोस्को, POSCO, पोस्को, साउथ कोरियन स्टील मेकर कंपनी है ये। NGT suspend the order and this was considered a radical step in favor of the local communities and forest। तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा थी और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे लगती तो क्या होता, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता। कौन कौन से पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन बढ़ता, वाटर पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ता, है ना, और साउंड पॉल्यूशन भी बढ़ता। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती थी और बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था, हज़ार्डियस सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, इसलिए एनजीटी ने इसको कैंसिल कर दी है। सोचिए, गवर्नमेंट फैसला ले रही है और एनजीटी जाके कैंसिल कर दे रही है, तो कितनी बड़ी बात है ना ये, अगर ऐसा कर पा रही है तो ये आपको याद रखना है ना। हम थोड़ा सा समय लेके इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको ये केसेस यहीं याद करवाने की। ध्यान से सुनिए, पहला केस हमने याद किया POS, पॉक्सो याद नहीं रखना, पॉस्को, POSSCO, ऐसा याद रखिए, PO और SCO याद रहेगा। साउथ कोरियन की स्टील मेकर कंपनी है और वर्सेस उड़ीसा का केस था, है ना। सेकंड केस पे चलते हैं अपन। 2012 में फिर से एक केस आता है, अलमित्रा H पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। कौन सा केस है? अलमित्रा H पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। एनजीटी गिव द जजमेंट ऑफ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन लैंड्स। ये बोलता है, एनजीटी कहते हैं कि प्रोहिबिशन, ये मना कर देते हैं ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन लैंड्स। आप ऊपरी तरीके से, मतलब एक तरीके से ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन में आप उस तरीके से बहुत ज़्यादा जो कचरा पड़ा हुआ है उसको आप एकदम से जाके और जला के और भाग लिए, तो ये सब नहीं करना है ना। तो ये सब बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आग जलेगी, कचरा जलेगा, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस जलेंगे, है ना, उससे कितने प्रकार के और अन्य विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन जो है निकलेंगे, और हो सकता है कुछ गैसेस निकले जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो, सीधे सीधे सरकार जहरीली गैस भी निकल सकती, इसलिए इन सबको इसके ऊपर रोक लगा दी गई। क्लियर हुआ? The regarded the single biggest landmark case dealing with the issue of solid waste management से related इंडिया के अंदर सबसे बड़ा और सिंगल एक जजमेंट है। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है, आपको देखिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना है। मैंने आपको बताया ना कि एनजीटी का क्वेश्चन आया, आपने ये केसेस को मेंशन किया,
लेकिन अगर सपोज एनजीटी का क्वेश्चन नहीं आया तो आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कभी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड तो आप इन केसेस को मेंशन कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है एक स्पेसिफाई करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपको कोई जजमेंट नहीं याद आ रहा है, तो आप ये एक जजमेंट अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, ये जजमेंट जाके पुट कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये जजमेंट वही उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज आप यहां पे कर सकते हैं, है ना। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना है और एक इंफॉर्मेशन को हमको कोशिश करना है कि हम कहां कहां उसको यूज कर सकते हैं। चीजें ज्यादा याद नहीं रखनी है, कम याद रखनी है, लेकिन ज्यादा जगह उसको यूज करना है, उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 2013 में उत्तराखंड के अंदर फ्लड आए थे, फ्लड का केस हुआ था। Alaknanda Hydro Power Corporated Limited was ordered to compensate the petitioner. Here, the NGT directly relied on the principle of polluter pays principle. जो आपने सुना होगा polluter pays का प्रिंसिपल यहीं से निकल के आया था। 2013 में क्या हुआ था, उत्तराखंड फ्लड आया था, है ना। जो अलकनंदा हाइड्रो पावर जो कॉर्पोरेट लिमिटेड है उसको एनजीटी ने ऑर्डर किया कि आप एक काम करिए, आप जितने भी यहाँ पे लोग की जान हानि हुई है या माल हानि हुई है, आप उनको जो है कंपनसेट करिए। तो ये डायरेक्ट फैसला था और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था कि आपकी वजह से ये चीज हो रही है तो आपको ही करना पड़ेगा, ओरिजिन आपसे हुआ तो आपको ही करना पड़ेगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेव मॉन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। 2013 का फिर से एक केस निकल के आता है। 2012-2013 में सबसे इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं, क्योंकि देखिए आप 2010 में स्टैब्लिश हुआ, ये 2010 में स्टैब्लिश होता है। 2010 के अंदर 2012 और 2013 से अगले 1-1.5 साल 2 साल थोड़ा सा हल्के में काम किया, फिर 2 साल से स्पीड पकड़ लिया। तो 2012 में केस, 2013 में भर के केस आए, याद रखना है। एनजीटी सस्पेंड कर देता है यहाँ पे इस केस के अंदर 6,400 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट टू सेव द हैबिटेट ऑफ अ बर्ड। सोचिए, सिर्फ एनजीटी इंसानों के लिए काम नहीं कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, बर्ड्स के लिए काम कर रहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहा है। तो ये एनजीटी सबका मुहैया कर रहा है। मतलब आप देखिए ना कि किस तरीके से एनजीटी का वर्क निकल के आ रहा है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस आए, कभी भी बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है या फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि यार उनको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एक ही केसेस को आप पुट कर सकते हैं कि ये केस हुआ था जहां पे 6,400 करोड़ रुपए का जो है, मतलब एक तरीके से आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एनजीटी ने मना कर दिया, सिर्फ किस लिए कि पक्षियों को वहां पे नुकसान होगा, इसलिए इसको मना कर दिया। 2015 में फिर एक केस होता है और ये केस देखते हैं। एनजीटी ऑर्डर करता है दैट ऑल डीजल व्हीकल्स ओवर द 10 ईयर ओल्ड विल नॉट बी परमिटेड टू पे द प्रिंसिपल दिल्ली एनसीआर। तो पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन का केस हमने कई बार देख चुके हैं, है ना। दिल्ली के अंदर कई ज्यादा पॉल्यूशन होता है, अभी भी चल रहा है। ये केसेस बहुत डिटेल हमने कई बार डिस्कस भी किए हुए हैं, है ना। अगर ये कभी भी क्वेश्चन आता है दिल्ली से रिलेटेड, क्यों ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये आप केस को मेंशन करिए, है ना। वैसे एनजीटी के केस में तो सारे मेंशन होंगे, लेकिन दूसरा कौन सा केस है ऐसा जहां पे मेंशन हो सकता है, तो दिल्ली वाले केस में यहाँ मेंशन हो सकता है। वहां पे आप बता सकते हैं कि 2015 में ही इसको बैन कर दिया था कि जो 10 साल के ऊपर के डीजल व्हीकल है उसको आप लेके नहीं आ सकते हो। क्लियर। 2016 में अमेंडमेंट EIA 2006 नोटिफिकेशन आती है। अमेंडमेंट इज बेसिकली सो टू गिव द लोकल अथॉरिटी पावर टू ग्रांट एनवायरमेंट क्लियरेंस टू बिल्डर्स was nullified by NGT, terming the clause by the government to circumvent the 2016 रूल। तो जैसे गवर्नमेंट ने किया, अब एक गवर्नमेंट और एनजीटी की भिड़त है एक तरीके से। हमने स्टेट गवर्नमेंट देख लिया, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भिड़त है। यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 को अमेंडमेंट किया। 2016 में कुछ चीजें प्रोविजन रखी उसमें, जब उस कुछ प्रोविजन रखी और एनजीटी को दिखा कि यार ये जो है सही नहीं है, तो एनजीटी ने उसको मना कर दिया, उसको हटा दिया, है ना, उसको नलीफाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें कर सकता है। कुछ और आर्टिकल्स हैं, कुछ और केसेस हैं जिन्हें आप जाके रीड करना है। ये दोनों आर्टिकल्स को आपको रीड करना है ना।
जैसे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल यमुना फ्लड प्लेन डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर वॉलेटिंग द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, एनजीटी पैनल इम्पोज पेनल्टी ऑफ 5 करोड़ रुपए का पेनल्टी इम्पोज किया था। तो ये पेनल्टी वाला केस भी याद रखिए कि पैसा भी पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। 5 करोड़ रुपए का इम्पोज कर दिया था, सोचिए, है ना। एनजीटी 2017 में इम्पोज द इंटरिम बेस ऑन द 50 माइक्रोन थिकनेस के जो प्लास्टिक बैग हैं, अगर उसको दिल्ली के अंदर यूज किया जाएगा, दे वी आर कॉजिंग द एनिमल डेथ, क्लॉगिंग सीवर, हार्मिंग इन्वायरमेंट, तो इसको भी बैन कर दिया गया था एनजीटी के द्वारा। तो एनजीटी की यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड वास्ट नॉलेज भी है और वास्ट एरियाज ऑफ जजमेंट भी है। तो हमने सभी एरिया ऑफ जजमेंट को, इंपॉर्टेंट जजमेंट को यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आप अपने आंसर के अंदर जरूर मेंशन कीजिए और साथ ही साथ आप अपने नोट्स के अंदर इसको इंक्लूड कीजिए। अगर आप अपने नोट्स के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसे याद करने में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एनजीटी के ऊपर जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। द क्वेश्चन इज डिस्कस द मैंडेट ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, what has been the impact of NGT in the recent year। हिंदी में पढ़ता हूं मैं आपके लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के जनादेश पर चर्चा करें, हाल के वर्षों में एनजीटी का क्या प्रभाव पड़ा है, जांच करें। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 150 वर्ड्स में आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में कर सकते हैं। दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहला पार्ट है डिस्कस द मैंडेट ऑफ एनजीटी, क्या एनजीटी क्यों मैंडेट है। तो आप क्या क्यों मैंडेट है आप बता सकते हैं कि इसने कितने कितने बड़े कड़े कड़े फैसले लिए हैं, है ना। तो उससे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जांपल देके कि ये जो है फैसले हुए हैं जिसकी वजह से हमने कई ज़्यादा इन लोगों को सुरक्षा प्रदान हुई है, बर्ड्स को, और इस तरीके से सारी चीज़ें बता क्यों क्यों ये मैंडेट है ये आपने बता दिया। वॉट आर द हैव बीन इम्पैक्ट ऑन द रिसेंट ईयर, क्या इम्पैक्ट है रिसेंट ईयर का। जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि क्या रिसेंट ईयर में क्या इम्पैक्ट रहा है, इसकी वजह से क्या बदलाव आए हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या क्या हो जाता। तो वो जो केसेस आए हैं उसके नेगेटिव पॉइंट उठा दी, मतलब अगर वो केस नहीं होता तो क्या हो सकता था और कितनी प्रॉब्लम जा सकती थी, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर डाल रही है। ये क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया, है ना। इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रो में आप एनजीटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं या एनजीटी के बढ़ते हुए रोल को बता सकते हैं कि रिसेंटली कितने केसेस सॉल्व हुए हैं, स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कितनी बॉडी कितनी कितनी जगह बैठता है, क्या क्या है। वे फॉरवर्ड में अगर आपको लिखना है तो आप बता सकते हैं कि एनजीटी की और ज़्यादा ब्रांचेस बनाने की आवश्यकता है ना, जिससे इन्वायरमेंट और ज़्यादा लॉज इसके अंदर लाने की आवश्यकता है, इसकी जो कंपोजिशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिससे क्या करे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में कवर कर सके, है ना। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए अब यहां तक हमने डिस्कस कर ही लिया है तो एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं लगे हाथ। हाउ द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो बॉडीज दे देंगे और बोलेंगे कि भैया कंपेयर कीजिए, है ना। कोई भी दो बॉडीज आपको दी जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। फटाफट आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, पॉज करके आंसर देना है, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट बाय और सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये क्वेश्चन सही है? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, द एनजीटी प्रोवाइड द एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प reduce the burden of litigation in the higher court where the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। ये जेनरिक से स्टेटमेंट लग रहा है नहीं? हाँ जी, ये स्टेटमेंट जेनरिक सा लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है ना, एक थोड़ा सा यहाँ पे गैस वर्क लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगेगा कि आपको ब्लाइंड गेस भी कह सकते हो आप इसको, बट नॉट एग्जैक्टली द ब्लाइंड गेस, एक इंटेलिजेंट गेस कह सकते हो आप कि ये आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के ही लगेगा कि यार ऑब्वियस सी बात है कोई भी बॉडी बनेगी तो यही काम करेगी, है ना। क्योंकि पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर को देखिए एक जनरल से स्टेटमेंट लग रहा है कि कहीं बॉडी से या कहीं कॉपी से कहीं किसी डॉक्यूमेंट से उठा के डायरेक्ट छाप दिया गया है ना, इसमें कोई चेंज नहीं की गया है। आप पढ़ के देखिए आपको खुद लगेगा ये चीज, तो ये तो सही ही होगा। तो ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो सेकंड अगर होगा तो ये तो गया और पहला भी गया, क्योंकि ओनली 1 नहीं हो सकता, 2 तो इंक्लूड होगा, या तो 2 होगा या तो दोनों होगा। फिर देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में फिर से जाते हैं।
एनजीटी हैज बीन स्टैब्लिश बाय एन एक्ट वेयर, ये एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ। तो अभी तो हमने देखा 2010 एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ, मतलब ये पार्ट तो सही है। सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या सीपीसीबी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना है? तो देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप देखिए कि जनरल यूपीएससी क्या करता है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक छोटे से पॉइंट को, दो फैक्ट है यहाँ पे, फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2, इन दोनों फैक्ट में कोई ना कोई सा एक फैक्ट वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। बहुत कम, जितने ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, सपोज 3 फैक्ट दिया है, ये 4 फैक्ट हैं, तो उसकी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे 2 फैक्ट है, तो एक ना एक फैक्ट अगर गलत होता है तो ये पूरा पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सीपीसीबी भी एक्ट के तहत बना था, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सीधे सीधे आप पहुंच गए, पहला स्टेटमेंट गलत, तो आप पहुंच गए ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आज जो आर्टिकल्स आए हैं, मैंने बताया था सीओपी 27, सीओपी तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में ही। जैसे ही हमारा सीओपी खत्म होता है, हम डिटेल में एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे प्रॉपर सीओपी की सारे प्रॉस, सारे कॉन्स, मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज रोज उसको देख रहे हैं और परेशान हो रहे हो, सर एक एक पॉइंट आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, है ना, लिखने प्रॉब्लम जा रही, तो वो ना हो इसलिए मैं चीज कर रहा हूँ। जैसे खत्म होगा, स्टार्टिंग से लेकर मैं और ज्यादा बिल्कुल बैकग्राउंड भी बताऊंगा, हिस्ट्री से लेके अभी तक की सारी चीजें बताऊंगा, सीओपी से जितने मैटर है, जितनी भी चीजें एक साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज, ये दोनों आर्टिकल वैसे आज के जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये आर्टिकल मैं प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया हूं, मतलब पहले ही डिस्कस किया था, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल सेशन को होस्ट कर रहे हैं, है ना, दिल्ली मुंबई के अंदर। कौन सा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी, जो कि अभी हमने किया। अब इसमें टेररिज्म से रिलेटेड मैटर को डिस्कस किया गया है कि कैसे टेररिज्म को डील करना चाहिए। यहां पे बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनली आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वीक चल रहा है ना, कोई भी उठ के नहीं आ रहा है, कोई भी उठ के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और सबको क्या लग रहा है कि भाई हमारा देश है और हम जाने, तुम्हारा देश है तुम जानो। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि कोई एक दूसरे को हेल्प करना या टेररिज्म से डील करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम, ये ऐसा कह दिया जा रहा है कि अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम, ये आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल लिख लीजिए, जब भी आप मेंशन करें तो उसे एग्जांपल के साथ सपोर्ट जरूर करें। जैसे तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, तालिबान ने काबुल में टेक ओवर कर लिया है ना, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन बनता है, यूएनएससी में रिजोल्यूशन जाते हैं, है ना, वो बड़ा बैठा रहता है, मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि ठंडी बॉडी बन के रह गई है। अब इसके अंदर कुछ काम हो नहीं रहा है, टेररिज्म हो रहा है, वॉर होते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने कभी कुछ देखा नहीं। ये रशिया यूक्रेन का वार हुआ, अब ये वॉर हो रहा है, तो अब क्या टेररिज्म और क्या होता है, क्या टेररिस्ट है ना। और उसमें अब आप देखेंगे कि जैसे कि अभी तो पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। एक छोटा सा काम किया गया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था, एक छोटा सा ये था, बट अब उसको भी हटा दिया गया है। जबकि हमको मालूम है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो सीधे सीधे टेररिज्म को फंड करती हैं, सपोर्ट करती हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा, है ना, कोरिया वगैरह हो गया। तो ये जो कंट्रीज, यूक्रेन अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हम देख, नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आप यहाँ पे देखिए, नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, है ना, ये सारे कंट्रीज क्या है, ये सारी कंट्रीज जो हैं क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर, इन सबको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कोशिश, हमें जरूरत है इन सब के ऊपर वर्क करने की और इन सबको रेगुलेट करने की, बट अभी ये चीजें हो नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया के जो होस्ट करने का स्पेशल सेशन यूएनएससी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको चाहिए कि एक फोकस करे, जहां पे वर्ल्ड का फोकस कहाँ शिफ्ट हो चुका है, अभी कहीं ना कहीं पेंडेमिक में शिफ्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर में शिफ्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड का फोकस कहाँ शिफ्ट हो चुका है, इकोनॉमी के अंदर डाउन जो जा रही है उसके अंदर शिफ्ट हो चुका है ना। तो इन सब के बीच में टेररिज्म बहुत बड़ा मैटर है जो छूटा जा रहा है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे फोकस करने की। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। एक क्रक्स बता दिया है
और इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इस आर्टिकल में, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं और कही जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं, कंटेंट मॉडर्नाइजेशन कंटेंट मॉडरेशन थ्रू को रेगुलेशन। कंटेंट को मॉडरेशन की आवश्यकता है रेगुलेशन के थ्रू। अभी क्या हो रहा है कि आप देखेंगे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम की ग्रुप की तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको दिया गया है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम में सर्च करके। और भी वेरियस चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ वहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हैंडल हो गया, वेरियस ऐसी सोशल मीडिया से है जो कि क्या कर रही हैं, जो कि एक तरीके से उनको रेगुलेशन की, प्रॉपर रेगुलेशन की आवश्यकता है। जैसे कि फेसबुक ने सेटअप किया ओवरसाइट बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट बॉडी विच स्क्रूटनाइज इट्स कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस को, कि कैसा, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई सा कंटेंट आप डालते हैं तो वहां पे आ जाता है इट इज अ कंटेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन में है, और वो कंटेंट को हटा दिया जाता है ना। लेकिन सिर्फ इतना करना आप आज के जगत में, आज के टाइम पे मतलब मोर देन सुफिशियंट नहीं है। हमें और ज़्यादा आगे आके स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं रिसेंटली एग्जांपल दूं कि सोशल मीडिया की वजह से क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आप देखेंगे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली है ना। जिससे कि आप ले लीजिए कोविड-19 से रिलेटेड सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आई, हेट स्पीच से रिलेटेड आता है, रोहिंग्या का इशू तेज़ी से फैल रहा था। ये सारी एग्जांपल्स आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में आप केस स्टडी अगर लिखना चाहें तो वहां आप लिख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट। उन्होंने सेटअप किया और डीएसए से रिलेटेड पॉइंट्स निकाले कि डीएसए किस तरीके से वर्क कर रहा है, और गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को देखेगा, है ना। कोई भी ऐसा चीज़ होता है तो उसे ब्लॉक कर देगा, डिसीजन लेगा, खुद ही डिफेंड करेगा। तो ये बहुत ही सही पॉइंट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने भी आईटी एक्ट पास करवाया था 2000 में, सेक्शन 69A जो है इंट्रोड्यूस किया था 2008 में, व्हेन सोशल मीडिया बेयरली एग्जिस्टेड, जब थोड़ा ही बहुत एग्जिस्ट करता था सोशल मीडिया, उस समय हमने ये चीज़ की थी, है ना। अब उस समय से अभी तक बदला नहीं है। अभी हमें चाहिए कि एक प्रॉपर तरीके से आईटी एक्ट लेके आए और इसमें हम चीज़ों को चेंज करें, है ना। क्लियर। वैसे तो आईटी एक्ट हमारा आया, एथिकल गाइडलाइंस आया है, पर इसको और ज़्यादा कुछ सिर्फ गाइडलाइंस लाने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, हमें उसके ऊपर रेगुलेशन करना होगा, वर्क करने की आवश्यकता है। क्लियर। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसे अपने आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट कंटेंट अंडर द ब्रॉड गवर्नमेंट गाइडलाइन। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइंस के अंदर अंदर उसको वर्क करना होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। सोशल मीडिया ऐप को या सोशल मीडिया को, फर्स्ट प्लेटफॉर्म विल रिमेन रीजनेबल ऑटोनॉमी ओवर द टर्म एंड सर्विसेज, को रेगुलेशन विल गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफाइन द इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हार्मफुल कंटेंट। तो जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, टाइम मॉडर्नाइजेशन की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, कंटेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है, तेजी से अलग अलग तरीके से आ रहा है, उन सबको स्क्रूटनाइज करने की आवश्यकता है और उन सब में रेगुलेट करने की आवश्यकता अभी हमें पड़ रही है। क्लियर हुआ। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे, गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को साथ साथ रखते हुए ये सारी चीजें करे, रेगुलेट होते हुए। चलिए, दिस विल प्रमोट द फ्री स्पीच ऑनलाइन बिकॉज गवर्नमेंट ओवरसाइट इंसेंटिवाइज प्लेटफॉर्म टू एंगेज इन प्राइवेट सेंसरशिप। ओके, तो ये एक फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को भी बढ़ावा देगा। क्लियर रख सकते हैं। सेकंड क्या है, को रेगुलेशन अलाइन गवर्नमेंट एंड प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के साथ सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, और साथ ही एक प्लेटफॉर्म में आके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीक टू प्रमोट अ प्लेटफॉर्म स्पीच और सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पे डील करना चाहिए। जैसे कि पेंडेमिक से रिलेटेड प्लेटफॉर्म टुक द वेरियस मेजर्स टू टेकल द डिस इन्फॉर्मेशन, है ना। हमने देखा था गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही थी, उसी गाइडलाइंस पे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अगर आप कोविड रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं या कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं
कहीं पे भी बोलते भी हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुरंत कॉपीराइट मतलब वहाँ पे कॉपीराइट नहीं, तुरंत वहाँ पे एक गाइडलाइंस आ जाएगी और लिखा हुआ आ जाएगा कि आप फटाफट इसको देखिए क्या ये चीज़ इसके बाहर है, और उसके ऊपर चेक किया जाएगा। अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुरंत वहाँ पे हटा दिया जाएगा और बोला जाएगा ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन के अगेंस्ट है ना। तो इस तरीके से अपन और भी चीज़ों पे कर सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अपने आंसर के अंदर और अपने नोट्स के अंदर आपको ये चीज़ लेके जाना है, मेंशन करना है। ओके, थर्ड इंस्टीट्यूटिंग को रेगुलेटरी मैकेनिज्म अलाउ द स्टेट टू आउटसोर्स कंटेंट रेगुलेशन प्लेटफॉर्म विच आर बेटर इक्विप्ड टू टैकल द मॉडर्न कंटेंट मॉडरेशन चैलेंजेस। जो भी मॉडर्नेशन का चैलेंजेस है, एक ऐसा थर्ड जो पॉइंट बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को रेगुलेटरी मैकेनिज्म आना चाहिए जो आउटसोर्स कर सके, बाहर से भी चीज़ों को लेके आ सके और ये बता सके कि किस तरीके से और क्या क्या एक जो नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर हमें क्या वर्क करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है ना। और अभी जो भी हम चीज़ देखें उस पर सिर्फ रूल्स ना देखें, उस पर ड्यू प्रोसेस भी देखें, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आवश्यकता है कि क्या ये लॉ सच में सही है। ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं ये किसी को हार्म पहुंचा रहा है, किसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर उसके ऊपर लॉ नहीं भी बना है तो भी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपने पॉइंट्स को मेंशन करें। क्लियर हुआ? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे कि हमने अपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आए हैं, है ना। यूएसए का कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू लेके आए हैं। तो अगर आप ये चीज अपने यहाँ पे मेंशन करते हैं तो एक अलग पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि यार GS2 का ये पॉलिटी का पर्सपेक्टिव कितना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इसने यहाँ पे भी लगा दिया। तो उसको लगेगा, जो भी एग्जामिनर होंगे उनको लगेगा ये प्रॉपर वे में इसके पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है हर एक चीज को लेके। क्लियर हुआ? बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस इज नॉट इनफ। सोशल मीडिया कंटेंट फॉर मॉडरेशन टूल्स आर नॉट लिमिटेड टू रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ पोस्ट। तो यहां पे बोल रहे हैं सिर्फ पोस्ट को सस्पेंड कर देना और रिमूव कर देना उसमें रिलेटेड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी एक अच्छी चीज होती है ना, तो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम उसको क्या करता है, प्रायोरिटी देके क्या कर देता है, आगे बढ़ा देता है, लोगों को सजेशन बॉक्स में आने लग जाता है, लोग उसको सजेशन बॉक्स में आते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो कुछ भी ऐसे रिलेटेड चीजें हो रही हैं जो कि नेगेटिव है, तो आप बिना बताए, आप क्या करिए, बिना बताए उसको हटा देते हैं। तो हटाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लोगों को दिखे ना, लोगों को दिखेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही वो चीज़ फैलेगी नहीं, डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलेगी, जो भी इस तरीके की चीज़ हो रही है वो नहीं फैलेगी, है ना। तो अगर किसी पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पड़ रहे हैं वो, तो आप उसको क्या करिए, होगा रिव्यू करिए और हटाइए तो ठीक है, और नहीं हटा रहे हैं तो उसको क्या करिए, उसको आप एक अंदर ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। तो एक ये सजेशन आप जरूर से मेंशन करिएगा अपने आंसर के अंदर, है ना। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं, है ना। अब हम इश्यूज को पकड़ पकड़ इतना डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आपका एग्ज़ाम तो निकलना ही निकलना है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि एक एक टॉपिक भी हर दिन भी मेरे साथ अगर स्टैटिक का भी एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा है आपके लिए। और अगर आप ये करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है निकलना है ही। आपके मेंस की पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलती हैं, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।